दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर नई बजट 2024-25 के आवंटन यानी कि बंटवारे के संबंध में वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी हो चुका है, यानी कि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो पूरा एक वित्तीय वर्ष माना जाता है और अगले 1 अप्रैल से यानी नए साल के 1 अप्रैल से नए बजट जो है वो बजट से खर्च शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्तों अब तक यानी कि 31 मार्च 2024 तक पुराने बजट यानी कि बजट 2023-24 के अनुसार शासन स्तर पर काम चल रहा था। इसकी अवधि सिर्फ 31 मार्च 2024 तक ही थी और चूंकि जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने साय सरकार की पहली मुख्य बजट 2024-25 को 9 फरवरी को सदन में पेश किया था। उसी का आवंटन के लिए कल 1 अप्रैल 2024 को वित्त विभाग की तरफ से एक लंबा चौड़ा जो है वो दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों वित्त विभाग के द्वारा जारी इस आदेश में यहाँ पर प्रति में वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव के साथ और राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष के साथ साथ सभी विभाग अध्यक्षों को साफ साफ निर्देश दिया है। दोस्तों जारी इस आदेश में यहाँ पर वित्त विभाग का कहना है कि बजट 2024-25 के बजट अनुमान से संबंधित विनियोग यानी कि एप्रोप्रिएशंस बिल 2024 पर महामहिम राज्यपाल महोदय जी की अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा बजट पुस्तिकाएं यानी कि बजट बुक को सभी विभागों को भेजी जा चुकी है। इसके अलावा इन सभी जानकारी को वित्त विभाग के वेबसाइट में भी अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा इस आदेश में यह भी कहा गया है कि बजट नियंत्रक यानी कि बजट कंट्रोलर ऑफिसर्स के द्वारा सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को यानी कि ड्राइंग डिबर्समेंट्स ऑफिसर्स जिनको डीडीओ भी कहा जाता है, उनको तत्काल बजट आवंटन जारी करने के लिए लंबा चौड़ा दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, जिनको हम आगे एक एक करके संक्षिप्त में समझने वाले हैं। दोस्तों इस आदेश में पहले बिंदु पर वित्त विभाग का कहना है कि विभाग के 15 मई 2012 वित्त निर्देश के अनुसार सरकारी खर्चों में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से यानी कि कैश मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया था। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष में बजट के प्रॉपर यूज और विभागों के द्वारा वर्क प्लान तैयार किया जाए और बजट के खर्चों को इस प्रकार से कंट्रोल किया जाए कि अंतिम तिमाही का खर्चा सरप्लस न हो, जिसको रस ऑफ एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में खर्च की सीमा को तय किया गया है, जिसको आगे एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि सभी विभागों को वित्तीय वर्ष की पहले 6 माही में यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक में कुल बजट का 40% खर्च करना होगा, जिसमें पहले 3 महीने में यानी कि अप्रैल, मई, जून में 25% और दूसरे तिमाही में यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में 15% खर्च करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे 6 माही में यानी कि अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक कुल बजट का 60% खर्च किया जाएगा, जिसमें से तीसरे तिमाही में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में 25% खर्च करना है और चौथे तिमाही यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में बजट का 35% खर्च किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पर कहा गया है कि बजट अलॉटमेंट के सर्वर में बजट को दो किस्तों में यानी कि 6 महीने के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से इंटर्ड किया जाता है। इसके अलावा बजट खर्च की पूरी मॉनिटरिंग वित्त विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि ऊपर के 2 कंडिका 111 और 112 यानी कि यहाँ पर जो नियम बताया गया है, जिसको आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, इसमें जो खर्च की सीमा बताई गई है वो अलग अलग डीडीओ के द्वारा अलग अलग किया जाएगा, ये कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीना यानी कि मार्च में खर्चों की मैक्सिमम लिमिट यानी अधिकतम खर्च कुल बजट का 15% तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद इस पॉइंट पे कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के पहले 6 माही में यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर 2024 तक 50% से कम खर्च करने पर बचत राशि तीसरे तिमाही यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के खर्चे के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए विभागों को तय समय सीमा में कम खर्च करने के कारण को स्पष्ट करना होगा और वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा बजट के 50% की राशि को जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों को अलॉट भी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इस बिंदु पर कहा गया है कि विभागों के द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में योजनाओं के पूर्ण आवंटन यानी कि फुल एलोकेशंस जारी किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। इसके लिए विभागों को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद इस बिंदु पर कहा गया है कि केंद्रीय योजनाओं का अंतिम किस्त मार्च के महीने में राज्य सरकार को प्राप्त होती है, इसलिए इस कंडीशन में पैराग्राफ 115 लागू नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर अंतिम महीने में खर्च करने की निर्धारित सीमा लागू नहीं होगी।
इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि स्थापना अनुदान, जिसको स्टेब्लिशमेंट ग्रांट भी कहते हैं, और अशासकीय संस्थाओं जिनको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ कहा जाता है, इनको जो अनुदान दिया जाता है उसके पहले 6 माही के लिए 40% और दूसरे 6 माही के लिए 60% खर्च सीमा निर्धारित की जाती है। अगर पहले 6 माही में निर्धारित सीमा से कम खर्च करने की स्थिति में बचत राशि का 50% तीसरे तिमाही में खर्च करने के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड की जा सकेगी, जिसका उपयोग तीसरे तिमाही में यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में खर्च करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे बताया गया है कि आखिर पैराग्राफ 111 और 112 और 113 में जो नियम बताया गया है उसके विपरीत कौन कौन से कंडीशन में खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है। इसमें उद्देश्य शीर्ष यानी कि ऑब्जेक्टिव हेड 01 में वेतन भत्ते, सरकारी मजदूरी, इसके अलावा कार्यालय में होने वाले खर्च, इसके अलावा विस्तृत शीर्ष यानी कि डिटेल हेड में डाक कार्य में होने वाले खर्च, दूरभाष यानी कि टेलीफोन पर खर्च, इसके अलावा बिजली और जल प्रभार यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस, इसके अलावा आकस्मिकता स्थापना यानी कि कंटीजेंसी सेटअप, इसके अलावा पेंशन और हित लाभ यानी कि पेंशन और बेनिफिट्स, इसके अलावा डिक्री धन का भुगतान यानी कि पेमेंट ऑफ डिक्री मनी, साथ ही साथ वाहन क्रय यानी कि व्हीकल परचेस, इन सभी कंडीशन में इन पैराग्राफ का नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा केंद्र से और विदेशी सहायता से चलने वाले योजना जैसे कि सेंट्रल ट्रेवन, सेंट्रल रीजनल्स, इसके अलावा फॉरेन एडेड स्कीम, इसके अलावा एडिशनल्स और स्पेशल सेंट्रली एडेड स्कीम यानी कि अतिरिक्त या विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त सभी योजनाओं के सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर यानी कि केंद्रांश और लाभांश जिसको बोलते हैं हिंदी में, उस पर भी इन पैराग्राफ का नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा योजना शीर्षक 7493 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में भी इन पैराग्राफ का नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के बिंदु पर बजट अलॉटमेंट को लेकर वित्त विभाग की तरफ से क्या क्या निर्देश दिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर के बजट आवंटन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके पहले बिंदु पर कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर के सभी 6 माही यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक के लिए विभागों को 40% लिमिट तक अलॉट किया जाए, और यह लिमिट बजट नियंत्रण अधिकारी के कुल बजट प्रावधान यानी कि टोटल बजट प्रोविजंस कंडिका 1101 हेड को छोड़कर लागू होगी। यानी कि कई योजनाओं में जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार खर्च की सीमा में शिथिलता यानी कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद इस पॉइंट पर कहा गया है कि कैश मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिव इंप्लीमेंट के लिए सभी विभाग अध्यक्ष यानी कि बजट कंट्रोलर ऑफिसर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अंडर आने वाले डीडीओ पहले 6 महीने के लिए बजट आवंटन अनिवार्य रूप से 26 अप्रैल 2024 तक मुख्य सर्वर में अपलोड करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट पर कहा गया है कि ऐसे बजट कंट्रोलर ऑफिसर्स जो डीडीओ लोगों को जिला कार्यालयों के माध्यम से बजट आवंटन करते हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला कार्यालयों के द्वारा फिर से आवंटन यानी कि री एलोकेशंस की कार्रवाई 30 अप्रैल 2024 तक सर्वर में अनिवार्य रूप से कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगले पॉइंट पर कहा गया है, इसलिए यह व्यवस्था किया गया है कि बजट कंट्रोलर ऑफिसर 26 अप्रैल 2024 और जिला कार्यालयों के द्वारा 30 अप्रैल 2024 के बाद मुख्य सर्वर अपने आप लॉक हो जाएगा, और इसके बाद किए जाने वाले बजट आवंटन के लिए वित्त विभाग से अलग से परमिशन प्राप्त करनी होगी, यह भी इसमें कहा गया है। इसके बाद अगले बिंदु पर कहा गया है कि निर्माण विभागों और वन विभाग में 2013-14 में जो ई वर्क्स प्रणाली लागू किया गया है, उस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित बजट कंट्रोलर ऑफिसर्स को निर्धारित समय सीमा में यानी कि 30 अप्रैल 2024 तक मुख्य सर्वर में अपने डीडीओ के लिए बजट आवंटन की डाटा को अपलोड करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि निर्माण विभाग और वन विभाग के कार्यालयों के द्वारा मार्च महीने के अंत में अधिक राशि आहरण यानी कि ज्यादा पैसे निकालने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि विभाग अपने नीचे के कार्यालयों को समय पर राशि का आवंटन और आहरण यानी कि अलॉटमेंट और विथड्रॉ समय पर हो सके, ताकि अंतिम समय में व्यय की प्रवृत्ति यानी कि रस ऑफ एक्सपेंडिचर्स को नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद दोस्तों अगले बिंदु पर कहा गया है कि अपने अंडर आने वाले कार्यालयों को बजट आवंटित करते समय बजट कंट्रोलर ऑफिसर्स के द्वारा जिला मुख्यालय और दूरस्थ अंचलों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति यानी कि मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल्स में इलाज कराने पर मेडिकल क्लेम करने पर उनको राशि मिल सके, उसको भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही गई है। इसके बाद अगले बिंदु पर यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व की मांग संख्या यानी कि डिमांड नंबर 15, 41, 42, 53, 61, 68, 82 और 83 के अधीन जो प्रोविजनल अमाउंट राशि का आवंटन
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा इस ज्ञापन निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। इसके बाद अगले बिंदु पर कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा कुछ केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को जस्ट इन टाइम मॉडल पर केंद्र और राज्य के अंश यानी कि शेयर के व्यय से आइडेंटिफाई किया है। उन योजनाओं में भारत सरकार के द्वारा मदर सेक्शंस ऑर्डर जारी की जाती है, जिसके लिए राज्य के अंश यानी कि स्टेट के शेयर को संबंधित विभाग के द्वारा भी पेमेंट फाइल तैयार करके आरबीआई के ई कुबेर में सेंड किया जाता है। इसलिए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए विभाग समुचित वित्तीय अधिकारों यानी कि फाइनेंशियल राइट्स के प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशंस द्वारा निर्धारित समय सीमा में राज्य के अंश यानी कि स्टेट शेयर की कार्यवाही को सुनिश्चित करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंत में तीसरे नंबर पर बजट आवंटन के उपयोग के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उससे भी थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि बजट आवंटन के विरुद्ध में व्यय वाले मैटर को वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन पुस्तिका भाग 1 और 2 में दिए गए अधिकारों के अंतर्गत उसका निपटारा किया जाए और जिन प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति या स्वीकृति लेने की जरूरत है उसमें वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पहले नस्ती यानी कि उसका जो पूरा डाटा है उसको वित्त विभाग को भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगले बिंदु पर कहा गया है कि वित्त विभाग के 1 मई 2012 के वित्त निर्देश 25/2012 के अनुसार अगर अपरिचित नवीन मद यानी कि अनटेस्टेड न्यू आइटम्स के प्रकरणों में इस वित्त निर्देश के नियम के अनुसार सक्षम समिति के अनुमोदन के अनुसार प्रशासकीय विभाग को वित्तीय अधिकार के अनुसार कार्यवाही करने की बात यहां पर कही गई है। इसके बाद इस पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी कंडीशन में अतिरिक्त आवंटन में बजट अलॉट करके अधिक खर्च करने से मना किया गया है। इसके बाद अगले बिंदु पर आगे कहा गया है कि निर्माण कार्य विभागों के बजट में डिपॉजिट मद में रखी गई राशि का आवंटन और खर्च और वर्षांत यानी कि वर्ष समाप्त होने से पहले समायोजन यानी कि एडजस्ट वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार करने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगले पॉइंट में कहा गया है कि नाबार्ड से चलने वाले सभी योजनाओं के लिए राशि जो है वो नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही उन योजनाओं में राशि व्यय किया जाएगा। साथ ही साथ खर्च की गई राशि के क्लेम करने पर उनके दावे को तत्काल और नियमित रूप से वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को भेजे जाएंगे ताकि राज्य के वित्तीय संसाधनों पर किसी प्रकार का कोई दबाव न पड़े। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट में कहा गया है कि कई ऐसे मद जैसे कि केंद्रीय मद या फिर विदेशी सहायता से चलने वाली योजना जैसे कि केंद्र क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना, अतिरिक्त या विशेष केंद्रीय सहायता या फिर विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना और 14वें और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि में सहायता राशि राज्य सरकार के खाते में पहले जमा होने के बाद ही उसको खर्च करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें अगले पॉइंट पर क्योंकि इसमें जो है वो केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है, शेयर होता है। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पर कहा गया है कि भारत सरकार के 23 मार्च 2021 के एक कार्यालयीन ज्ञापन के द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के केंद्र और राज्य के अंश यानी कि शेयर के लिए अलग अलग बजट लाइन तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्र और राज्य के अंश के लिए अलग अलग सेगमेंट कोड में बजट प्रावधान किए गए हैं। सेगमेंट कोड 0701, 0702 और 0703 में केंद्र का अंश और नया सेगमेंट कोड 0704, 0705 और 0706 में अनुपात के हिसाब से राज्य का अंश ऐड है। इसको PFMS के पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट में सही आंकड़े शो होने के लिए योजनाओं की सही बजट हेड की मैपिंग अनिवार्य बताया जा रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि विमुक्ति के पहले इस बात से आश्वस्त हो जाते कि PFMS पोर्टल पर एड बजट हेड की मैपिंग योजना से की जा चुकी है। इसको पहले सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगले पॉइंट पर कहा गया है कि जिन प्रकरणों में व्यय यानी कि खर्च की राशि क्लेम करने पर सहायता के रूप में मिलती है, जैसे कि उदाहरण के रूप में RIDF, SCADF, SCDF और UIDF ऋण और ADB ऋण, उसमें पहले से ही खर्च की गई राशि को 2 महीने के अंदर प्रतिपूर्ति के रूप में देने की जिम्मेदारी विभाग अध्यक्ष लोगों की होगी, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसके बाद अगले पॉइंट पे कहा गया है कि ऐसे प्रकरण जो राज्य शासन के द्वारा किसी दूसरे संस्था या फिर किसी व्यक्ति को ऋण यानी कि उधारी के रूप में दिया हो, इसमें सरकारी कर्मचारियों को ऋण दिया जाता है उसको छोड़कर। बाकी के अन्य प्रकरणों में वित्त विभाग के द्वारा ऋण की शर्तों जिसमें ब्याज की दर, भुगतान की अवधि, मोटेरियम की अवधि शामिल है, उसके प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद ही राशि जारी करने और आहरण करने की कार्यवाही करने के लिए कहा गया है और विभाग अध्यक्ष इसके लेखे और वसूली की पंजी संधारित करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे।
इसके बाद अगले बिंदु पर कहा गया है कि जिन जिन प्रकरणों में अनुदान वाला मुद्दा है, जिन प्रकरणों में संबंधित विभाग और विभाग अध्यक्ष महालेखाकार से पिछले वित्तीय वर्ष में संबंधित मद में प्राप्त वार्षिक आय की पुष्टि करा लेने के बाद ही वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति करने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पर कहा गया है कि विभागों को पंचायत और नगरीय संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने के लिए आवंटन सौंपे जा रहे हैं। उन प्रकरणों में पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से कराए जाने वाले कामों के लिए उन्हें आवंटन समय पर देने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। इसके बाद अगले पॉइंट पर कहा गया है कि खर्च करते समय छत्तीसगढ़ शासन के मितव्ययता यानी कि कम खर्चों के संबंध में वित्त विभाग की तरफ से समय समय पर जो सख्त आदेश जारी किए जाते हैं उनका भी कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों इसके संबंध में यहाँ पर आपको वित्त विभाग के कुछ आदेश भी उदाहरण के तौर पे दिखा सकता हूँ। सबसे पहले आप 31 जनवरी 2023 के वित्त विभाग के इस आदेश को देखिए। इसमें सरकारी कार्यालयों में बिना मतलब के सामानों को खरीदने से मना किया गया था। सिर्फ जरूरत होने पर, जरूरी होने पर सामान खरीदने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद इसी वित्त विभाग के 20 सितंबर 2023 के इस आदेश को देखिए। इसमें भी वित्त विभाग की तरफ से सभी कार्यालयों को कम खर्च करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद अब 2024 में 14 फरवरी 2024 को वित्त विभाग की तरफ से एक सख्त आदेश जारी किया गया था। इसमें भी कार्यालयों के लिए बहुत से सामानों पर अभी 29 फरवरी तक रोक लगाई गई थी। इसके बाद दोस्तों अंत में इस पॉइंट पर कहा गया है कि कार्यालयों में आवंटन की सूचना प्राप्त होने में देरी को देखते हुए 1 अप्रैल 2024 से वेतन, मजदूरी और अन्य अति आवश्यक खर्च के देयकों को जिसके लिए आवंटन प्राप्त होना है उसको जो है वो आवंटन प्राप्त होना है तो उसको सुनिश्चित हो, उसको पारित करने के लिए कहा गया था। दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक आवंटन प्राप्त करने की जिम्मेदारी डीडीओ लोगों की होगी। इसके लिए प्रमाण पत्र कोषालय, उप कोषालय द्वारा प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जिन कर्मचारियों का मार्च का सैलरी इस वित्तीय वर्ष की वजह से और नए बजट के आवंटन की वजह से रुका हुआ है, अब बहुत जल्द 5-7 अप्रैल तक सभी कर्मचारियों के खाते में मिलना शुरू हो जाएगा। इसके संबंध में कुछ दिन पहले एक वीडियो में आप लोगों को इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से पहले ही बता दिया था। इसके बाद दोस्तों इस आदेश में सबसे नीचे में यहाँ पर चौथे बिंदु पर कहा गया है कि कृपया इन सभी निर्देशों के अनुरूप बजट में प्रावधान किए गए राशि का आवंटन सुनिश्चित कराएं कहा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल संक्षिप्त बताने से भी आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से बजट आवंटन से जुड़े पूरे मामले को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों वित्त विभाग से जारी इस आदेश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।